नमस्कार। ईजिस एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है और मुझे अकेडमी का 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक की, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, factor on which resistance of a conductor depends, resistance of a system of resistor। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दो टॉपिक की, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। आज हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे बल्ब मान लेते हैं, बल्ब को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, ये बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है, यहाँ पे I है, और यहाँ पे क्या होता है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन जब कुछ देर बाद हम इस बल्ब को टच करते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो हमें मिलता है इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब बल्ब का काम क्या है? बल्ब का काम है हमें रोशनी देना, हमें लाइट प्रोवाइड करना, बट साथ ही साथ क्या है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये जो यूजफुल एनर्जी है, या जो एनर्जी हमारी वोल्ट बैटरी से निकली है, वो दो भागों में बट गई है। पहला क्या है? पहला भाग है लाइट, जो बल्ब ग्लो हुआ उसने दिया, और दूसरा हमारा एनर्जी जाती है, वो जाती है हीट एनर्जी में, तभी बल्ब हमारा गर्म हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से है, हमने सीलिंग फैन है उसकी बात करते हैं। हमने सीलिंग फैन को ऑन कर दिया, और कुछ देर बाद, मतलब कि 1 घंटे बाद, अगर हम इस सीलिंग फैन को छुएंगे, यानी इसका जो ये पार्ट है इसको टच करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होता है। ओके, फैन का काम क्या है? फैन एक मोटर है, मोटर काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, बट ये मैकेनिकल एनर्जी, मतलब रोटेशन एनर्जी, इसके साथ साथ हीटिंग भी प्रोवाइड कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की है फैन को, वो दो भागों में बट गई है। पहली है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी है हीट एनर्जी। मतलब इस एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यही हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें देखते हैं, कंसीडर अ करंट flowing through a resistor of resistance R, let the potential difference across it be V। एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि एक रजिस्टर बनाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसका वोल्टेज है V, और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। So let T be the time during which a charge Q flows across, the work done in moving the charge Q through a potential difference V is। मतलब कि चार्ज है जो T समय के लिए फ्लो कर रहा है, और उस चार्ज का वर्क डन कितना होगा जब वोल्टेज V है। तो हमने वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। मीन्स वोल्टेज क्या है? V क्या है? वोल्टेज है। W क्या है? वर्क डन है। और Q क्या है? चार्ज। एक चार्ज Q चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन को कहलाता है वोल्टेज। ओके, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ओके, अब बात कर रहे हैं, therefore the source must supply energy equal to VQ in time t। Hence the power input to the circuit by the source is
पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू W बाई T। द पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन। ओके, सो वर्क डन कितना है? P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी, वी क्यू डिवाइड बाई टी। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो हम क्या करेंगे? क्यू बाई टी की जगह आई को पुट कर देंगे। सो वी आई, इससे हम देख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी क्या है? वी है वोल्टेज, और आई क्या है? आई क्या है? करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं द एनर्जी सप्लाइज टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहां पे एनर्जी क्या हुई? E इज इक्वल टू पावर कितनी थी? वी आई इंटू टी। और यही जो E है, यही जो एनर्जी है, यही आगे कन्वर्ट किसमें हो रही है? हीट एनर्जी। ओके, दिस एनर्जी gets dissipated in the resistor as heat. Thus, for a steady current I, the amount of heat H produced in time t is। समझ पा रहे हैं? ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में जानते हैं। H is equal to VI T। ओके, हम जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम V की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करते हैं तब देखते हैं H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, और इस इक्वेशन को हम जानते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जो इक्वेशन आई है इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, किस पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कह रहा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। द लॉ implies that heat produced in a resistance is directly proportional to the square of current for a given resistance। जिस रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है। और किससे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ फॉर ए गिवन करंट। जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। कौन सा टाइम? जितने समय के लिए उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा एक रेजिस्टेंस में या जितने ज़्यादा समय के लिए एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा उसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह से है, ए इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट्स when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum। okay, the voltage is 220 volt। what are the current and resistance in each cases। मतलब ये कह रहा है कि आयरन को, इलेक्ट्रिक आयरन जो है जिसका जो कंज्यूम कर रही है इतना वोट, तो 840 क्या हुआ? 840 हुआ पावर। जब भी बाजार में आयरन रॉड लेने जाते हैं उससे क्या कहते हैं? इतने वॉट की दे दो, 1 किलो वॉट की दे दो, 500 वॉट की दे दो। तो ये क्या है? ये उसकी पावर होती है। अब इसको अगर हमने मैक्सिमम रेट, इसकी जो हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट पे हीटिंग करते हैं तब उसकी पावर आ रही है 840। और जब हम मिनिमम हीटिंग कर रहे हैं तब उसकी पावर आ रही है, वो आ रही है
360 वॉट। ओके, तो दो केसेस की बात है और इन दोनों केसेस से हमने रजिस्टर निकालना। पहला देखते हैं केस 1। केस 1 कह रहा है कि जब हीटिंग मैक्सिमम है तब पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है 840 वॉट्स। कितनी वोल्टेज पे, दोनों की वोल्टेज केस में वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट। तो हमने निकालना है दोनों केस पे करंट और रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू आई बी आई। तो I इज इक्वल टू P डिवाइड बाई V, इट इज इक्वल टू 840 डिवाइड बाई 220। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो I की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 3.82 एम्पियर। यहां से हमने करंट को निकाल लिया है। अब इसमें निकालना है रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है, V है 220, I कितना आया 3.82। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 57.6। ओके, तो पहले केस में हमने रेजिस्टेंस और करंट को निकाल लिया। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस कह रहा है कि अब हीट हमारी कम है, मिनिमम हीट पे चला रहे हैं, और तब जो पावर है वो पावर आ रही है 360 वॉट्स। कितने वोल्टेज पे, वोल्टेज वही है 220 वोल्ट। तो सेम तरीका है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई। तो I इज इक्वल टू P डिवाइड बाई V, इट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 220 वोल्ट। तो इससे I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू आएगी 1.64 एम्पियर। तो ये यहाँ पे हमारा दूसरे केस का करंट आ गया। सेम हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है, ये वाला I लेंगे 1.64, देन R इज इक्वल टू 134.15। तो दोनों केस में देखिए कि जब हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है तो हमें ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कम आएगा, और जब हमें पावर कम चाहिए तो पावर कम के लिए I की वैल्यू हमारी कम आएगी, और जब I की वैल्यू कम आएगी तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा R इंक्रीज करेगा। ओके, मतलब कि जब पावर हमें ज्यादा चाहिए तो करंट भी हमें ज्यादा चाहिए, और जब हमें करंट ज्यादा चाहिए तो उसके रिस्पेक्ट पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमें कम चाहिए। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आया। P इज व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। दोनों केस में क्या था, वोल्टेज कांस्टेंट था। तो P प्रोपोर्शनल टू I और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हम पहले भी पढ़ के आए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इससे हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। इसमें क्या है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या क्या उसको देख लेते हैं। गिवन है हीट, किसमें है, जूल में, और गिवन क्या है, आर गिवन है, आर किसमें है 4 ओम्स। प्रोड्यूस ईच सेकेंड, टी कितना है 1 सेकेंड, और वोल्टेज को हमने फाइंड आउट करना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे हम निकाल सकें। पहले हम क्या करेंगे, हम इन डाटा से करंट निकालने की कोशिश करेंगे। वी नो दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हम फॉर्मूला दूसरा भी यूज कर सकते थे, H इज इक्वल टू वी आई टी, बट इस इक्वेशन में नोन क्या था,
केवल H और T, दो अननोन थे V और I, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, इसका यूज नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या क्या देखिए, जो फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या क्या बेनिफिट है इस फॉर्मूले के। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हमें H की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो I को फाइंड आउट कर लेंगे। तो I इज इक्वल टू H डिवाइड बाई आर टी और अंडर रूट। तो I इज इक्वल टू H की वैल्यू लिखिए, H की वैल्यू आई है 100 डिवाइड बाई 4 ohms इंटू सेकेंड 1। तो इससे I की वैल्यू क्या आई, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग, ओम्स लॉ को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं V निकालने के लिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें V फाइंड आउट करना है, तो V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, R कितनी है 4 ohms, इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 20 वोल्ट। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने फैन के केस में जब शुरुआत की थी मैंने वीडियो की, तो बताया था फैन के केस में और इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में मैंने बताया था कि जो आपकी हीट है ये लॉसेस होते हैं। क्यों? ये यूजफुल एनर्जी नहीं होती। जो भी हमारी यूजफुल एनर्जी नहीं होती उसे हम जानते हैं लॉस के नाम से, इलेक्ट्रिक लॉस के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी, जो घर में हम लोग कपड़े को प्रेस करने के लिए या उसको सही करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इससे क्या होता है, जो इसका बेस है वो गर्म हो जाता है, उस गर्म होने की वजह से जो कपड़े हैं उस पर अच्छे से हम उस पर प्रेस कर सकते हैं। दूसरा है टोस्टर। इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या कहता है, इसमें ब्रेड रखते हैं, आसपास जो प्लेट्स होती है वो हीट हो जाती है, उस हीट की वजह से जो ब्रेड होती है वो टोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन क्यों यूज करते हैं, खाने को या कोई भी और चीजें हैं उसको गर्म करने के लिए। कोई सब्जी बनाई है, शाम को खानी है, तो क्या करते हैं उससे हम उस सब्जी को गर्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या एप्लीकेशन यूज हो रही है, इसमें वही एप्लीकेशन यूज हो रही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। अब ठंड आने वाली होगी, तो ठंड में क्या बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि घर में या कहीं पे इंडस्ट्री में हम लोग हीटर्स का यूज करते हैं। उस हीटर में क्या होता है, ये वायर्स जा रही होती है, इस वायर में करंट, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आर होता है, हमने बाहर से सप्लाई दी है, तो वहां पे आई स्क्वायर आर टी से हीटिंग प्रोड्यूस होगी और उस हीटिंग से हम रूम को वार्म कर सकते हैं। सेम वही चीज है। इलेक्ट्रिक केटल। केटल का यूज जानते हैं कि हाँ, पानी को गर्म करने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक केटल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल का भी एप्लीकेशन, या ये क्या है, ये वही है जब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपने इसको भी देखा होगा, घर में जो पुराने इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं तो उसमें सेफ्टी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज को। फ्यूज क्या होता है, ये उसका बेस होता है, ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट में मतलब बाहर से एक सप्लाई आई है, यहाँ से तार निकाली है और सप्लाई को हम यहाँ से आउट करते हैं, ये आउट है, और यहाँ से सप्लाई इन होती है। और इस फ्यूज में क्या है, इन दोनों के बीच में हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ओके, और फिर हम इस दोनों को क्लोज कर देते हैं। जब हमारी सप्लाई में शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है, देखिए अभी इन चीज को बस समझ लीजिए कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में करंट की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, जब हम इन फ्यूचर पावर सिस्टम पढ़ेंगे या कुछ और चीजें पढ़ेंगे उसमें हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी के लिए जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां पे जो करंट है वो रैपिड क्या होता है, सीधा इंक्रीज कर जाता है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जब हमने देखा
कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। जब हमारा I काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो हीटिंग बढ़ गई। हीटिंग बढ़ने की वजह से ये जो वायर लगी होती है ये पिघल जाती है और इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है। इससे क्या होता है कि जो और इक्विपमेंट्स लगे होते हैं हमारे घर में वो खराब नहीं होते। समझ पा रहे हैं? तो फ्यूज का ये काम होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। The rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit, this is also termed as electric power. The power is given by, we know that, अभी हमने पीछे बात की थी जब हीटिंग इफेक्ट्स देखा था तो हमने देखा था कि P इज इक्वल टू वी आई। ये हमने फाइंड आउट किया था कैसे कि P जो है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाई टी। तो वर्क डन कितना था? वर्क डन था V, दिस वन क्यू टी बराबर होता है Q बाई टी इक्वल टू आई। ओके, तो P इज इक्वल टू वी आई। अगर हम इसमें ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, और इस V की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और अगर I की वैल्यू पुट कर देंगे तो V स्क्वायर बाई। ये दो फॉर्मूला अपने पास आए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर, और दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर हमारे पास वोल्टेज नहीं है हमारे पास तो हम ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी अननोन वैल्यू को, और हमारे पास अगर I नहीं दिया हुआ तो हम इस फॉर्मूले से जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पावर की उसे हम कहते हैं वॉट्स, और उसे डिनोट करते हैं W से। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर्स। मतलब कि हमने देखा था कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर किस में होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट्स में। आर को हम किस में लेके चलते हैं? लेके चलते हैं आवर्स में। तो एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो आएगी वॉट आवर्स। ओके, तो कुछ केसेस में हम सॉल्व करते हैं तो किलो वॉट आवर्स से भी हम सॉल्व करते हैं। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। मतलब कि 1 watt hours क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं? जब 1 watt पावर को हम 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो तब हम कहते हैं कि 1 watt hours एनर्जी हमने कंज्यूम की है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर्स, जिसे हम यूनिट के नाम से भी जानते हैं। हम देखते हैं जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो किस में आता है? वो आता है यूनिट्स में, है ना। ये कितनी यूनिट्स आ गई है? इस बार यूनिट 300 यूनिट्स आई है, इस बार 800 यूनिट्स आई है। तो वो यूनिट्स क्या होती है? वो यूनिट्स कहलाती है हमारी किलोवाट आवर्स में। मतलब कि जब 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए यूज होती है तो उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट्स इंटू आवर्स को सेकेंड कन्वर्ट करिए तो सेकेंड कितने होते हैं? आर वन मार में 3600 seconds. This is equal to 3.6 into 10 power 6 watt seconds. We know that जूल क्या होता है? जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। तो ये कितना आया?
3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, मतलब 1 किलोवाट आवर्स कितनी एनर्जी जूल्स मिलेगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके, या फिर 3.6 इंटू 10⁻3 किलो जूल्स। ओके, ये रिलेशन आया है किलोवाट का जूल्स के साथ। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है, जो सप्लाई दे रहा है 220 वोल्ट। द करंट इज 0.50 एम्पियर्स, मतलब हाफ करंट आ रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब? बताइए। मैंने क्या किया है, एक बल्ब को एक जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट। आई कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो पावर कितनी होगी? P इज इक्वल टू वी आई। दिस इज इक्वल टू 220 इंटू 0.5 एम्पियर, देन P इज इक्वल टू 110। किसमें आएगा ये वैल्यू आएगी वॉट्स पे। ओके, जो पावर है हमारी वॉट्स में आती है, जब वोल्टेज V में है और करंट हमारा एम्पियर में। पावर किस में आती है? ये आती है वॉट्स में, जब वोल्टेज V में हो और जो करंट है वो हमारा एम्पियर में। ओके, ये सब यूनिट्स के लिए बात आप याद रखते रहिएगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days? The rate कितना है? 3 रुपीज पर किलोवाट। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, कितने वॉट का? 400 वॉट्स का है। ये एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट करता है। तो अगर हम इसको 30 दिन चलाएं, मतलब एक दिन में 8 घंटे चला रहे हैं, तो 30 दिन तक इसको हम ऑपरेट करें, तो हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आता है? पहले ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आ रहा होता है, वो आता है यूनिट्स में। कि यूनिट्स किस में होती है? यूनिट्स आती है किलोवाट आवर्स को जानते हैं। अगर हम वॉट्स को, या इसको हम कहते हैं 10⁻³ वॉट्स आवर, अगर हम वॉट्स को समय के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास, मतलब आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा यूनिट्स। समझ पा रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो दिन है, दिनों को कन्वर्ट कर देंगे आवर्स पे। कैसे? एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट हो रहा है, तो 30 दिनों में कितना होगा, कितने घंटे के लिए? 8 इंटू 30 आवर्स, इट इज इक्वल टू 240 आवर्स। ओके, अब क्या करना है, वॉट्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देख पा रहे हैं? तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे हम, पहले यूनिट लिख लेते हैं, या लिखते हैं किलो वॉट आवर। वॉट आवर कितना होगा? वॉट आवर इक्वल टू 400 वॉट्स इनटू आवर्स, इट इज इक्वल टू 96,000 वॉट आवर्स। ये हमारे पास आया है वॉट आवर्स। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलो वॉट आवर्स में। तो कुछ नहीं, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपना किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू
96 किलोवाट आवर्स, मतलब ये आई है यूनिट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कितने रुपए। मेन बात हमने कॉस्ट पूछी ना, तो यहाँ देखिए एक यूनिट का चार्ज कितना है, कितने पैसे लग रही है, वो है 3 रुपए पर यूनिट। तो 96 यूनिट कितना होगा, इज इक्वल टू 3 × 96, दिस इज इक्वल टू 288.00 रुपीस। तो ये हमारा आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, आसानी से हम देख सकते हैं कोई मशीन आपने घर में लगाई है जो 1 किलोवाट की है और आप उसे दिन में 8 घंटे यूज कर रहे हैं और रोज यूज कर रहे हैं 8 घंटे, तो वो कितना बिल, उस पर कितनी यूनिट लगेगी, है ना। तो 1 किलोवाट इंटू 8, मतलब एक दिन की 8 यूनिट लगी है, इसे हम 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 क्या होगा, यूनिट्स आ जाएगी। और आपके जो क्षेत्र में क्या यूनिट चल रही है, 1 किलोवाट पे कितने रुपीस ले रहे हैं वो लोग, या एक यूनिट कितने की पड़ रही है, तो उससे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि हाँ, एक महीने में ये मशीन इतने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी टॉपिक्स थे उसको कवर कर लिया है और बहुत आसानी से हमने इलेक्ट्रिक पावर तक खत्म कर लिया है। तो अब हम आगे बात करेंगे, या हमारी जो नई वीडियो आएगी उस पर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। अप्रोक्सीमेट मेरे पास 15 या 20 न्यूमेरिकल्स होंगे जिसपे हम चर्चा करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी में जितनी ज़्यादा टफ से टफ और जितने इजी से इजी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरे ये वीडियोस और ये जो मैंने प्रोग्राम चलाया है ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। अगर कोई सुझाव है आपका तो उसे कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।